सामने खड़ा होकर के नारे लगा रहा था उन बच्चियों और बच्चों की हिमायत में, तब भी मेरी आंखें तलाश रही थी कि कोई समाजवादी पार्टी का नेता पहुंचता। काश अखिलेश पहुंचते, काश उनके सांसद पहुंचते, राम गोपाल पहुंचते, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। कोई खड़ा हुआ तो सिर्फ कांग्रेस खड़ी हुई। अगली सुबह मेरी आंखें गवाह हैं कि गांधी की मजार के सामने राजघाट पर 3 डिग्री टेम्परेचर पर बीमारी की हालत में सोनिया गांधी बैठी थी, राहुल जी बैठे थे, प्रियंका जी बैठी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बैठे थे, मैं उनके साथ मौजूद था। मेरे भाई, आप एहसान फरामोश नस्ल नहीं है। अगर आपकी नस्लों के साथ कोई खड़ा होता है तो आप अलल ऐलान उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई, मुझे बताओ कि जब त्रिपुरा में घर जल रहे थे तो सोशल मीडिया पे आप लोग रहते हैं, बताओ अखिलेश यादव जी ने एक भी ट्वीट किया हो तो बताओ मुझे। नहीं किया। कौन बोला? सिर्फ राहुल गांधी बोले। पड़ोस में जब एक धर्म संसद में पूरी एक नस्ल को काटने मारने की बातें की जा रही थी तो मैं इंतजार कर रहा था कि हमारी वोटों की ठेकेदारी करने वाली पार्टी अपनी जबान खोलेगी, लेकिन उन्होंने अपने होंठ सिल लिए। कौन बोला? सिर्फ राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने यह परवाह नहीं की कि हमारे वोटों का नुकसान होगा या फायदा होगा। ज्यादा दूर मत जाओ, सारे लोग यहां पे क्रिकेट के शौकीन बैठे होंगे। विश्व कप में भारत एक मैच हार गया, हार और जीत चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ट्रोल आर्मी किस पर पिल पड़ी? मोहम्मद शमी पर। मोहम्मद शमी को बुरा भला कहा जाने लगा, गालियां दी जाने लगी। मैं इंतजार कर रहा था कि अखिलेश जी बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले। कौन बोला? सिर्फ राहुल गांधी बोले, सिर्फ प्रियंका गांधी बोली। हाथरस में एक दलित बिटिया को बलात्कार के बाद जला दिया गया। मुझे वो सुबह याद है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ निकले और हम यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने हमारी गाड़ियों के काफिले रोक दिए। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरे और राहुल गांधी जी ने कहा कि आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारा हौसला नहीं रोक सकते, हम पैदल हाथरस जाएंगे। मैं साथ में मौजूद था। 44 डिग्री टेम्परेचर था। पसीने पसीने होकर भी 17 किलोमीटर राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर पैदल चल रहा था मैं। कौन पहुंचा उस दलित बिटिया के घर? बताइए, अखिलेश यादव जी पहुंचे हो तो? नहीं पहुंचे। कौन पहुंचा? राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची। चमरौआ वालों, आने वाले दिनों में लड़ाई बड़ी मुश्किल है। दरअसल दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की गद्दियों पर बैठी हुई हुकूमतें चाहती हैं कि मुल्क से जमहूरियत खत्म हो, आईन पामाल किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो संविधान कमजोर कर दिया जाए, और वो संविधान कमजोर कर दिया जाए तो आपको जो दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का ख्वाब देखती है ये सरकार, वो पूरा हो जाए। उस राह में कौन रोड़ा बन के खड़ा है? कांग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं, प्रियंका गांधी खड़ी है। तो इस बड़ी लड़ाई में आपको भी कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। छोटे सौदे मत करिए, छोटे मफाद की मत सोचिए। नसीर साहब को विधायक बना दोगे तो हो सकता है थाने से आपकी मोटरसाइकिल छुड़वा दें, लेकिन जब जमहूरियत बचाने की बात आएगी तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों को भी कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी की सोच को राहुल के अलावा कोई चुनौती नहीं दे सकता, प्रियंका के अलावा कोई चुनौती नहीं दे सकता। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। मैं इसलिए आपके बीच में यहां खड़ा हूं। पिछले 5 साल में, 7 साल में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की सभाओं में खड़ा होकर के कहता है कि मुख्तार अंसारी कहां है, तो सामने से आवाज आती है जेल में। अतीक अहमद कहां है,
जेल में। अरे अमित शाह साहब, आप जनता से यह क्यों नहीं पूछते कि किसानों को कुचलने वाला टेनी का बेटा कहां है? उसे जमानत मिल चुकी है, वो बाहर है। आप ये क्यों नहीं पूछते कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले अपराधी विधायक और मंत्री कहां हैं? वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये क्यों नहीं पूछते कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होटल के अंदर पुलिस ने एक व्यवसायी को पीट पीट के इतना मारा कि उसकी जान चली गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी जी जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर पता चला मथुरा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने कहा नहीं, बाद में घर वापसी मुश्किल होगी, अभी से गोरखपुर चले जाइए तो आसानी रहेगी। गोरखपुर भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। आजकल प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि असल लड़ाई इस मुल्क में कौन लड़ रहा है। आजकल वो क्या कहते हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, क्या बनाया? अरे प्रधानमंत्री जी, आपने जिस वडनगर के स्टेशन पर झूठी वाली चाय बेची है, वो स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया है। पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं बताओ कांग्रेस ने क्या बनाया, बताओ कांग्रेस ने क्या दिया। पड़ोस में बैठे हुए राहुल जी ने कहा नहीं बताऊंगा, जो बता दूंगा तुम उसको भी बेच दोगे, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ बेचने का है, बेचने के अलावा किसी चीज का नहीं। याद करो 2014 में जब आई थी भाजपा की सरकार, पेट्रोल कितने रुपए लीटर था? 65 रुपए लीटर। डीजल कितने रुपए लीटर था? 56 से 58 रुपए लीटर। आज कितने रुपए लीटर है? 100 रुपए के पास पहुंच गया। यहां मेरी माएं बहनें खड़ी हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो रसोई गैस कितने की थी? 370 रुपए की, 380 रुपए की। आज कितने की है? 1000 रुपए की पहुंच गई है। आप सब्जी बनाने के लिए, घर में सालन बनाने के लिए जब कढ़ाई में रसोई का तेल डालती हैं, सरसों का तेल डालती हैं, तो मैं जानता हूं उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल कभी 70 रुपए 80 रुपए लीटर था, आज वो 200 के पार पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को नफरत और महंगाई के अलावा दिया ही क्या है? सिर्फ नफरत दी है, सिर्फ महंगाई दी है। मैं चूंकि सच्चाई बोलता हूं, मैं लंबी लंबी तकरीरें नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसे सच है जो बोल करके जाऊंगा। मैं जानता हूं बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, बहुत लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन मैं शायर हूं, पहले बाद में नेता हूं, तो मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरा अपना कुछ फर्ज है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं सच्चाई बोलने के लिए वो बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है ज़माने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। चमरवा वालों, मैंने ही पड़ोस में आपके मुरादाबाद से चुनाव लड़ा, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, वोट कम दिया, मुझे शिकायत नहीं रही। लोग कहते थे इमरान तो बाहर से आया है, चुनाव जीतेगा तो चला जाएगा, क्योंकि पुराने तजुर्बे अच्छे नहीं थे। मैंने लोगों से कहा था मैं हारूं जीतूं, मैं आपके बीच में डटा रहूंगा, और मेरा खुदा गवाह है कि 2019 से अब तक कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने मुरादाबाद मंडल और उसके आसपास के बारे में एक लम्हा भी इसकी फिक्र के बगैर और इसे सोचे बगैर गुजारा हो। मैंने
इस इतराफ को अपनाया है। और आज मैं उस बुनियाद पर भी आपके सामने दामन फैला के ये कह रहा हूं कि अगर आपने कभी मेरी नज़में सुन करके अपनी पल के नम की हो, जब मैंने नजीब के आंसुओं को, नजीब के माँ के आंसुओं को अपनी नज़मों में पिरोया, तो मैं जानता हूं कि मेरे साथ आप भी रोए हैं। जब मैं पहलू खान की मां के आंसू पोंछने के लिए अलवर राजस्थान पहुंचा, तो मैं जानता था वो वीडियोस देख करके आपकी भी पल के नम हुई है। आपने मुसल्लों पे मेरे लिए दुआएं की हैं। मैं उन तमाम दुआओं के सदके में आपसे ये कहता हूं कि आपका दिया गया एक एक वोट यूसुफ को, सिर्फ यूसुफ को मजबूत नहीं करेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को भी मजबूत करेगा, मेरी भी लाज रखेगा, मेरे भी आने का भरम रखेगा। बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं यूसुफ साहब। बस आप जरा सा साथ आ जाएं, आप जरा सा मन बना लें। और मेरी माओ बहनों, खास तौर से आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मन बना लिया, क्योंकि प्रियंका जी ने जो नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो नारा पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है। कर्नाटक में एक अकेली बिटिया ने सैकड़ों गुंडों के बीच में खड़े होकर के ये बता दिया कि वो नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। एक अकेली बिटिया ने खड़े होकर के पूरे देश को दिखा दिया कि नहीं, अगर अंदर ईमान की ताकत है, सच्चाई की ताकत है, तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई डरा नहीं सकता है। उस बिटिया ने ये दिखा दिया है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। शिक्षा के मंदिर में भी नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। और कर्नाटक की एक बिटिया ने हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। मेरे भाई, इस लड़ाई में आइए, साथ खड़े होइए। दीदी ने जो नारा दिया है, उस नारे ने एक इंकलाब बर्पा कर रखा है उत्तर प्रदेश में। और इधर यूसुफ साहब ने भी इधर चमरौआ में इंकलाब बर्पा कर रखा है। अभी दीदी आके गई है, एक शानदार माहौल बना है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई में यूसुफ भाई के साथ खड़े होइए। अगर आपने यूसुफ भाई को जिताया, तो मेरा ये आपसे वादा है कि यूसुफ साहब आपके मसलों से भागेंगे नहीं, आपके लिए लड़ेंगे। चाहे वो पुलिस से लड़ना हो, चाहे वो प्रशासन से लड़ना हो, या असेंबली में खड़े होकर के लड़ना हो, यूसुफ कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। और आपसे मैं इनकी जमानत लेते हुए कह रहा हूं कि जहां आपके मसले होंगे और यूसुफ अगर आपकी नहीं सुनेंगे, तो मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं हूं। आप मुझ तक आइए, मैं यूसुफ भाई का आकर के दामन पकड़ूंगा, इनका हाथ पकड़ूंगा और कहूंगा कि चमरौआ की आवाम से जो वादा किया गया है, उसे निभाना है। नसीर साहब का एहतराम करिए, घर आए तो उन्हें चाय पिलाइए, लड्डू खिलाइए और उनसे इतना कह दीजिए कि चचा अब उम्र हो गई है, अल्लाह अल्लाह करिए, अब सियासत आपके बस का काम नहीं है। अब यूसुफ साहब को चुनाव जिताना है। यूसुफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मजबूत है, नौजवान है। मैं नौजवान, मेरी हालांकि मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं नौजवान ही कहूंगा। नसीर साहब के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा नौजवान है। तो ऐसे में यूसुफ साहब को जिताइए और प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को मजबूत करिए। क्योंकि मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई सिर्फ एमएलए चुनने की लड़ाई नहीं है। इस सोच से बाहर निकल आइए। आपसे दो छोटी छोटी शिकायतें भी हैं। आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हैं तो 2 मिनट में दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की सरकार बना देते हैं और चाय खत्म होते होते बिगाड़ भी देते हैं। शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो 2 मिनट में वजीर आजम भी बदल देते हैं, वजीर आला भी बदल देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है, उस दिन आपको लगता है कि यार यूसुफ तो जीत रहा है, हम क्यों जाएं लाइन में लगने, कौन परेशान हो, कौन जाए धूप में लाइन में लगे, बड़ी लंबी लाइन है। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। मेरी माओ, मेरी बहनों, अहद करके जाओ कि 14 तारीख की सुबह घर में चूल्हा तब जलेगा जब आप वोट देकर के वापस आ जाएंगी। आपके घर का एक एक वोट देकर के वापस आ जाएगा, उसके बाद घर में चूल्हा जलेगा। आप ये मत समझो कि आपके हाथों में जो ईवीएम दबाने की ताकत है वो महज एक वोट है। इसको उसी तरह से समझो कि जिस तरह खाने काबा ढहाने के लिए अब्राहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो अहले मक्का सोचते थे कि अब क्या होगा।
लेकिन उन्हीं लम्हों में आसमान में अबाबीलें नजर आई थी और उन अबाबीलों के पंजों में कंकर था। वो कंकर एक कंकर था। वो कंकर जब बरसा है तो वो झुंड कहां चला गया पता नहीं चला। 14 तारीख को अपने घरों से निकलिए, अबाबीलों की तरह निकलिए, क्योंकि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। चमरवा वालों, 14 की सुबह अपने घर से निकलो, यह कर लो कि अपने बेटे को जिताना है।